गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको 64th बीपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 1 है वो आरटीआई से मैंने जो कॉपी मंगवाया था उसका मैं एनालिसिस करूँगा। ठीक है, ये कॉपी है जो मैंने मंगवाया था आरटीआई से, और इसमें हम ये देखेंगे कि मार्किंग कैसे होती है और किस तरह से आंसर को लिखा जाए कि अधिक से अधिक आप नंबर को गेन कर सकें। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि जो मेरे जो मार्क्स आए थे इसमें वो 136 थे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सबसे पहले ये बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है और भारतीय राष्ट्रवाद कैसे अन्य राष्ट्रवाद से अलग है, ये बताया था। इसके बाद मैंने इसे बताया था कि क्या कारण थे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, और इसको मैंने सारे अलग अलग डायमेंशन में बांटा था। जैसे कि सामाजिक कारण क्या था इसका, इसके बाद इसका आर्थिक कारण क्या था, इसके बाद राजनीतिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, इन सारे कारणों को मैंने एक ब्रीफ में एक डायग्राम में दिखा दिया, और उसके बाद इन्हीं को मैंने एलेबरेट किया। यहाँ पे सबको 5-5 6 लाइन में बताया कि क्या कारण थे। कुछ अन्य कारण भी बताया मैंने। इन सब के अलावा मैंने ये बताया कि इसमें राष्ट्रवाद के विकास का क्या प्रभाव पड़ा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पे। तो सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होना था। इसका बुद्धिजीवी की भूमिका बढ़ी, आंदोलन को एक संगठनात्मक स्वरूप मिला। ये सारा मैंने इसमें बताया, और फिर ये भी बताया कि स्वरूप कैसा कैसा रहा हम लोग का राष्ट्रवाद का। तो मेनली हम लोग 3 चरण में देखते हैं। ये पूछा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, तो मान 1850 के बाद का हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था जो 1860-70 के आसपास उदय हुआ था वो मेनली था आपका अनुनय विनय की जो नीति थी वो थी। इसके बाद कांग्रेस की शुरुआत की जो नीति थी वो मेनली, क्योंकि उसे मेन संगठन कांग्रेस ही था, तो अनुनय विनय की नीति थी। उसके बाद फिर जो दूसरा था वो थोड़ा सा ये हुआ था, और गरम दल और अनादल में बटा था वो। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ के फिर बीच में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी आया था, फिर गांधी जी का प्रवेश हुआ था उसके बाद, तो जन आंदोलन में कन्वर्ट हुआ था वहाँ से वो। ठीक है, तो ये मैंने पूरा बताया, उसका स्वरूप और एक कंक्लूजन लिखा। इसमें मुझे 15 नंबर मिले हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कितना कम नंबर आए क्यों। मैंने सारा इसमें लिखा ही हुआ है, कारण लिखा हुआ है, स्वरूप लिखा हुआ है, सारा को अलग अलग बांटा भी है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके कम नंबर आने का जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसमें जो पूछा था कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सारे पॉइंट आपको डालने थे, लेकिन उसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु आपको डालने थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवाद था हमारा, जिसमें अनुनय विनय की जो नीति अपनाई गई थी, उसकी क्या सीमाएँ थी। जैसे वो एक जन आंदोलन के रूप में नहीं था, वो कुछ सीमित इंटेलेक्चुअल के का ही ग्रुप था वो। ठीक है, और उसमें संवैधानिक सुधार की ज़्यादा मांग की जा रही थी। उसमें बहुत सारे जो आम जन थे उनकी भागीदारी उसमें कम से कम थी। मेनली उन्होंने ब्रिटेन की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनको उजागर किया था। ठीक है, दूसरा इसमें ये बताना था कि कुछ कुछ क्या, जैसे कि कांग्रेस में गरम दल नरम दल का बंटना हुआ आंदोलन को कमज़ोर किया। इसके अलावा जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था तो वो अपने जगह पे सही था, बट कहीं ना कहीं उस समय जो अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी उस समय जो एकमात्र उपाय था वो गांधी जी के जो जो उपाय था, उसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ के हम लोग आज़ादी ले सकते थे। तो ये सब कुछ मुझे पॉइंट दिखाने थे कि क्या क्या सीमाएँ थे उस समय की। ठीक है, और जो मैंने इस पर चर्चा नहीं किया। और रचनात्मक बिंदु का अर्थ ही होता है कि दोनों पॉइंट लेना आपको है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है। ठीक है, हालांकि मुझे पॉजिटिव ज़्यादा दिखाना है इसमें, आप लोगों को भी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाना है, पर कुछ कुछ जो सीमा है वो बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही है। वो मैंने नहीं किया, इस कारण से हो सकता है कि इसमें नंबर कम आया हो। ठीक है, आप एक एनालिसिस कीजिए, आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपको क्या वहाँ पर लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, क्योंकि जो अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा पर्पज़ है बस यही आपको बताना कि क्या वजह है कि आपके ज़्यादा नंबर आ सकते हैं या क्या वजह है आपको कम नंबर आ सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। आप भी अपने पास 64 तक क्वेश्चन अपने पास रखिए ताकि आपको पता चल पाए कि किस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे मैं क्वेश्चन बोल दूँगा,
लेकिन अगर अपने पास आप क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा आपको सहूलियत होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो था आपका, वो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं शताब्दी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनके सफलता के कारण बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जनजातीय आंदोलन के कारण क्या थे, थोड़ा सा इंट्रो दिया, फिर बताया कि क्या कारण थे। सारे कॉमन कारण ही थे, वन सेन का विस्थापन, जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों को छीनकर उन्हें भूमि मजदूर बना देना, ये सारे कॉमन कारण थे। इसके बाद उस समय जो भी ये पूछा हुआ है 19वीं सदी में, तो उस समय जो भी आपके थे आंदोलन जनजाति, जैसे कोल विद्रोह था 1832 में हुआ था ये। इसके अलावा संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 में। जो 19वीं शताब्दी में जो भी आंदोलन थे, प्रमुख आंदोलन, उनका कुछ मैंने नाम ले लिया है। इसके अलावा उनका मैंने इनकी विशेषता पूछा हुआ है, तो मैंने विशेषता में स्वरूप बताया कि इनका स्वरूप क्या था, 4-5 पॉइंट मैंने बताया। और फिर जो पूछा है कि इसकी असफलता का कारण क्या था, तो मैंने असफलता के कारण को भी अलग से यहाँ दिखाया हुआ है, क्या कारण था। जैसे कि इसमें था कि हिंसक होना, हिंसक जब आंदोलन होती है तो अंग्रेज भी पूरी तरह से बर्बरता तरीके से आंदोलन का दमन करते थे, और उनके पास काफ़ी अत्याधुनिक हथियार थे। और जनजातीय जो आंदोलन था उनके पास उस तरह का हथियार नहीं था, पारंपरिक हथियार थे, तो बहुत लंबे समय से सामना नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, क्षेत्रीय स्तर पर सीमित था ये। और जो चौथा कारण था कि इसमें इनका एक जो संचार वगैरह जो था, संचार तार, रेलवे वगैरह, इन सब का अंग्रेज़ों ने काफ़ी लाभ उठाया था, जो लाभ पारंपरिक जनजातीय आंदोलनों को नहीं मिल पा रहा था उस समय। तो ये एक बड़ा कारण था असफलता का। ये सारा मैंने बता के एक कंक्लूजन दिया है कि निश्चित रूप से असफल रहा था, लेकिन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था कि अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा, संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट पास हुआ। उसके बाद मुंडा विद्रोह के बाद उन्होंने थोड़ा नागपुर काश्तकारी एक्ट पास किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी नीतियों में परिवर्तन दिखाई दिया, और कम से कम हस्तक्षेप करने का प्रयास किया उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। आपको जो निष्कर्ष लिखना है वो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है। अब बॉडी में थोड़ा वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। तो इसमें मुझे मिले हैं 18 नंबर। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर मिलने का कारण ये है कि इसमें मैंने टू द पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि पूछा है कि विशेषता, तो मैंने विशेषता बताया है, स्वरूप के द्वारा विशेषता बताने का प्रयास किया है। फिर पूछा है कि असफलता का कारण, मैंने असफलता का कारण अलग से बताया, यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ जनजातीय आंदोलन का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जो पहले वाले क्वेश्चन थे उससे ज़्यादा नंबर मुझे मिला। हालांकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा पेज लगाया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पेज में लिखा है इसे मैंने, फिर भी मुझे 15 मिले हैं। और इसको मैंने मात्र 4 पेज में कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, फिर भी 18 मिले हैं। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा लिख रहे हैं या कितना कॉपी भर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है, और ये ज़्यादा मैटर करता है। पेज तो भरना ही आपको है, लेकिन कोशिश कीजिएगा टू द पॉइंट लेके पेज भरिए, ठीक है, तो ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पर ये है। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें थोड़ा बहुत डायग्राम का भी यूज किया जा सकता था। जहाँ जहाँ पर आंदोलन हुए, भारत का मैप बना के वहाँ दिखाया जा सकता है कि यहाँ यहाँ पर आंदोलन हुए हैं। एनीवे, आप लोग को एक अंदाज़ लग रहा होगा कि आप लोग को कहाँ पर सुधार करना है, ठीक है। जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा था वो था कि, एक मिनट, ये क्वेश्चन था कि मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। एक तो पार्ट है कि मौर्य कला का भवन निर्माण विशेषता को बताना है, और दूसरा है कि बौद्ध धर्म का, सॉरी, मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था, ये बताना था। इसमें दो पार्ट है। तो पहला पार्ट को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है कि हड़प्पा के बाद जो सबसे अधिक जो स्थापत्य का विकास हुआ मौर्य कला, मौर्य काल में हुआ। कारण था कि केंद्र की सत्ता थी उस समय, ठीक है, मजबूत केंद्र की सत्ता थी। तो फिर मैं दिखाया कि मौर्य कला को हम दो भाग में बांट सकते हैं, लोक कला, दरबारी कला। हालांकि पूछा इसमें है भवन निर्माण कला, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है ये सब थोड़ा बहुत ब्रीफ में। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है भवन निर्माण कला को अलग से यहाँ दिखाया हुआ है, जो कि इसका मेजर डिमांड है। इसमें मैंने जो उसमें जो चंद्रगुप्त का राज प्रसाद था उसको उसी का वर्णन करना था यहाँ पे, मैंने उसका मैंने वर्णन किया है। फिर जो दूसरा सेगमेंट था कि बौद्ध धर्म का के साथ इसका संबंध क्या थे, मौर्य साम्राज्य के या मौर्य कला का, उसको मैंने अलग से दिखाया यहाँ पे पूरा दिखाया। हालांकि इसमें और पॉइंट ऐड किए जा सकते थे, लेकिन मुझे जितना याद है मैंने उसमें उतना दिखाया।
और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर बिहार का भी संदर्भ लिया है, क्योंकि बिहार का पेपर था तो थोड़ा बहुत सोचा कि जो कुछ मिले हुए हैं उसका मैं थोड़ा बहुत वर्णन कर लूँ, और एक कंक्लूजन दिया है। इसमें मुझे 18 नंबर मिले हैं। तो यहाँ इसको भी मैंने 4 ही पेज में लिखा है, लेकिन ये है कि जो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है भवन निर्माण कला, उसका मैंने जिक्र किया है। इसमें पूछा हुआ है कि मौर्य कला का बौद्ध से संबंध, उसका मैंने जिक्र किया हुआ है। इसमें एडिशनल ये हो सकता था कि मैप के द्वारा मैं थोड़ा बहुत दिखा देता, जैसे सांची का स्तूप है, चाहे भरूच का स्तूप, जो भी जहाँ भी है उसको इंडिकेट किया जा सकता। या फिर अगर टाइम हो, अगर या फिर आपको ड्राइंग बनाने में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर स्तूप वगैरह का मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एडिशनल यहाँ पे किया जा सकता था, जिसमें आपको जैसे कि मिले हैं 18, तो 20-22 नंबर आराम से यहाँ पे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैप, जहाँ भी ज़रूरत, जहाँ भी थोड़ा सा भी लगे आपको कि मैप डालना है तो वहाँ डाल ही दीजिए, क्योंकि वो एक दिन और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपको घटाएगा तो नहीं वो। ठीक है, तो ये मैंने जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन थे 3 मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने स्टेट्स को सॉल्व किया था, और स्टेट से मुझे 32 नंबर आए हुए हैं। 72 और 32 आए हुए, काफ़ी कम नंबर है, क्योंकि सॉल्व मुझसे नहीं हो पाया था पूरा स्टेट्स। बहुत सारे मैंने स्टेप को तो लिया था, बट इसका आंसर नहीं आ पा रहा था। ठीक है, बहुत जगह स्टेप भी गलत था, तो इस तरह से 72 में 32 नंबर आया, मतलब लगभग कह सकते हैं कि आधे से भी कम नंबर आया। 36 उसका आधा होता है, 32 आया। तो इसीलिए एक ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका स्टेट्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है पेपर 1 की मार्किंग में। अगर स्टेट्स में 60 भी आते हैं तो शायद मेरे इसमें 160 के आसपास नंबर होते। तो जब भी एग्ज़ाम देना हो पेपर 1 का, स्टेट्स से पूरा वर्क करके जाइए। और हम यहाँ पर ये देखेंगे मेनली कि यहाँ पर स्टेप में मार्किंग होता है कि नहीं, स्टेप मार्किंग आयोग देता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेप मार्किंग मिलता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे आंसर हैं जो सही नहीं है। स्टेप मैंने सही लिया है, पर थोड़ा बहुत वहाँ पर न्यूमेरिकल में गलत हो गया है या कैलकुलेशन में गलत हो गया है, तो यहाँ पर मुझे नंबर मिले। जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर मिला हुआ है, और दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 नंबर मिले हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद यहाँ देखिए ये 1 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, और बाकी जो मेरा पूरा स्टेप भी सही है और आंसर भी एग्जैक्ट आ गया है, उसमें पूरे नंबर मिले हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये 7 नंबर मिला है यहाँ पे मुझे। इसके बाद और दिखा रहा हूँ मैं, एक जगह और था, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर 7 नंबर मिले हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्टेप भी सही है और आपका मेथड भी सही है और आपका न्यूमेरिकल भी सही है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। 36 में 36 नंबर मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिकल में गलती हो भी रहा है, फिर भी आपको स्टेप में नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको नहीं भी आ रहा, जितना आ रहा है उतना बना दीजिए, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा आपको, और ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको स्टेट्स का दिखाया, मेरे लिए पर्पज़ था कि स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका लास्ट सेगमेंट जो करंट है, उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहला जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था करंट का, वो था कि चबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन का मेनली डिमांड ये है कि भारत जो चबहार पोर्ट विकसित कर रहा है, इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार की कितनी संभावनाएं बढ़ रही है। या कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के माध्यम से जो सेंट्रल एशिया है या जो यूरोप है, कितनी संभावनाएं बढ़ रही है हमारे व्यापार की, ट्रेड की। ये मेनली इस क्वेश्चन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये दिखाया है, जो बेसिक मैंने इसको लिखा है कि कहाँ पर है वो, थोड़ा बहुत मैप से भी दिखा दिया है। मैप का यूज यहाँ पर मैंने किया है, आप हर जगह मैप का यूज करें जहाँ ज़रूरत पड़े। तो यहाँ दिखाया है कि मुंबई है, कांडला है, यहाँ पर ईरान है। इसके अलावा इससे होने वाले जो लाभ है वो मैंने दिखाया है, क्या क्या लाभ है ये सारा मैंने बताया। थोड़ा बहुत इसके जो रणनीतिक लाभ है वो भी मैंने बताया, कैसे इसे ग्वादर और काउंटर किया जा सकता है, ये सब मैंने बताया यहाँ पे। इसके बाद इसको मैंने शॉर्ट में किया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कुछ चुनौतियाँ मैंने दिखाया, चूँकि चबहार ईरान में, और ईरान और अमेरिका के रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, ये एक प्रमुख चुनौती है। दूसरी चुनौती है कि चाइना का ईरान में अब हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो ये कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर उसको मैंने दिखाया है। ठीक है, और एक कंक्लूजन दिया है यहाँ पे बेहतर। इसमें मुझे 19 नंबर मिले हुए हैं, और इसका जो मेन कारण है ये आपका मैप है जो मैंने ये बनाया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैप का इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस था अफगानिस्तान से कैसे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, उसमें मुझे और 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहिए था। ये आपको भी लग रहा होगा कि इसका जो सेंटर जो पॉइंट है एग्ज़ाम का, जो मेन डिमांड है क्वेश्चन का, वो है कि
अफ़गानिस्तान के द्वारा हमारा कैसे ट्रेड बढ़ेगा इससे, और अफ़गानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया या यूरोप का ट्रेड कैसे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग, 2-3 पॉइंट मिसिंग वहाँ पर ऐड किया जा सकता था इन सब पॉइंट के साथ साथ। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत नंबर और उठाए जा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया लग रहा है कि आपको कहाँ पर वर्क करना है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिल पाए। जो भी सड़सठ का तैयारी कर रहे हैं और जिनको आगे मेंस लिखना है या प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, वो इसी परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी मॉक दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो आयोग का डिमांड है उस डिमांड को फुलफ़िल करना है आपको, तो आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैंने जो दूसरा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो मैं बता रहा हूँ। वो था कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचन कीजिए। तो ये समय करंट का न्यूज़ था जो काफ़ी चर्चा में था। उस समय हमारे जो विदेश मंत्री तत्कालीन सुषमा स्वराज, उनको एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था ओआईसी कंट्री के द्वारा, यूएई। तो उस समय का ये काफ़ी हॉट टॉपिक था, उसी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ओआईसी के बारे में बताया हुआ है, और बेसिक जो करंट है उसी को मैंने उठाया यहाँ से। वहाँ से फिर मैंने ओआईसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक डायग्राम के द्वारा बता दिया है कि उसका स्थापना कब हुआ है, मुख्यालय कहाँ है, मेंबर कितने हैं, सारा। इसके बाद मैंने बताया कि सकारात्मक पक्ष से क्या क्या हो सकते हैं, जो आमंत्रण दिया गया है उसमें क्या क्या हमारे लिए काम का है, ये सारा मैंने बताया भाई यहाँ पे पॉइंट वाइज करके। टाइम थोड़ा मुझे कम था, इसलिए मुझे इस तरह से जल्दबाजी में लिखना पड़ा था। ठीक है, आपके पास टाइम हो तो उसको अच्छे से लिख सकते हैं आप। इसके बाद कुछ इसमें मैंने नकारात्मक पक्ष बताया था, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जैसे भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, पहचान का प्रभाव ज़्यादा है, ये सब मैंने कुछ चुनौतियाँ बताई थी। और इसके अलावा मैंने यही बताया करिकुलम में उपरोक्त कमियों के बावजूद यह संगठन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक कूटनीति में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे मुझे 16 नंबर मिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मुझे नंबर कम थोड़ा आने के कारण ये है कि इसमें जो इसका जो मेन डिमांड था वो था कि भू राजकीय गतिशीलता के सांकेतिक परिवर्तन में से क्या भूमिका होगी। तो थोड़ा बहुत मुझे इसे मिडिल ईस्ट जो कंट्री है उसमें भारत की क्या भूमिका बढ़ सकती है उसके बारे में मुझे लिखना था। ठीक है, और भारत का रणनीतिक महत्व इससे क्या क्या हो सकता है, अब भारत की विदेश नीति के निर्धारण में यह कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे मुझे एंगल को यहाँ पे जोड़ना था। और थोड़ा सा हो सके तो ओआईसी कंट्री को एक वर्ल्ड मैप की तरह मुझे दिखा देना था। ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर उठाने है तो वहाँ से एक नंबर आराम से वहाँ से एक नंबर आराम से बढ़ जाता। 16 मिले तो आराम से 18-20 में वहाँ से उठाया सकता। अब जो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, दो राष्ट्रों के बीच लोगों के मुक्त आवागमन का जहाँ तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है, समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया है कि दो देश के साथ मेनली भारत का मुक्त द्वार नीति है, जहाँ पर खुले रूप से आप आ जा सकते हैं, वो है भारत और भूटान। उसके बाद मैंने उसका रीज़न बताया है कि पूछा भी है कि क्यों अपनाया है, तो मैंने कारण यहाँ बताया कि क्यों अपनाया है, क्या क्या कारण है। सारा कॉमन कारण है, दोनों देशों का सांस्कृतिक जुड़ाव है, इसके अलावा दोनों देशों के बीच की ट्रीटी भी है, इन सब के अलावा काफ़ी निर्भरता, आर्थिक निर्भरता काफ़ी दोनों देशों की भारत से, दोनों लैंडलॉक है, बफर स्टेट है। तो ये सब सारा मैंने बताया यहाँ पे क्यों ऐसा किया है। और फिर मैंने चुनौती बताया कि क्या क्या चुनौती है, जैसे बिग ब्रदर का आरोप हमेशा नेपाल भारत पर लगाते रहता है। इन सब के अलावा नेपाल का चीन की ओर झुकाव, जैसे कि उस समय केपी ओली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा था, तो उसका मैंने जिक्र किया यहाँ पे। इसके अलावा कई कई सीमा विवाद भी नेपाल से है। तो ये सब कुछ प्रमुख चुनौतियाँ बताइए। और यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दिया है कि भारत ने जो व्यापार अपनाया है, मुक्त व्यापार नीति, ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भारत हमेशा नेबर को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। हालांकि इसका डिमांड भी यही था कि क्यों अपनाया, इसी को लिखना था आपको, मैंने उसको लिखा हुआ है। बस थोड़ा बहुत कमी इसमें यह है कि इसको मैप के द्वारा दिखाया जा सकता था, जैसे भारत का मैप बना के यहाँ भूटान का मैप और यहाँ पर नेपाल का मैप दिखाया जा सकता था, उसमें 1-2 नंबर और बढ़ जाता। जैसे इसमें मुझे 18 मिले तो 20-22 में और आ सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा अपने पेपर 1 का दिखाया, जो कॉपी मैंने मंगवाया था आरटीआई से। आई होप आपको एक कंक्रीट आइडिया लगा होगा कि आपको अपने आंसर में क्या क्या सुधार करना है और आयोग क्या क्या डिमांड करता है। पहला डिमांड ये करता है कि जो क्वेश्चन पूछा है
टू द पॉइंट लिखिए, कम पेज में लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे उसमें। दूसरा, जहाँ पर पॉसिबल हो मैप और डायग्राम का यूज़ कीजिए आप, उसमें आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर मिलेंगे। मैप डायग्राम कमज़ोर है तो आप प्रैक्टिस करके जाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। और तीसरा जो कंक्लूजन निकला है पेपर 1 के लिए स्पेशली, वो स्टेट्स है। स्टेट्स पे जितना वर्क कर सके उतना कीजिए, टफ से टफ स्टेट्स बना के जाइए, क्योंकि आयोग का ये ट्रेंड है कि वो अनएक्सपेक्टेड टाइप से वो दे देता है स्टेट्स को। तो इसीलिए जितना टफ स्टेट्स बनाया जाएगा उतना फ़ायदा होगा। कम से कम आप 72 में 60 नंबर गेन करने का आप क्षमता रखिए, क्योंकि बिना इसके आप पेपर 1 में 160 नहीं ला सकते, ठीक है। जीएस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, जैसे 66 में जो करंट पूछा है वो काफ़ी टफ पूछा हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो अपना है वो स्टैटिक पोर्शन है और करंट है, सॉरी स्टैटिक पोर्शन है और स्टेट्स है, ठीक है। उस पर जितना ज़्यादा वर्क करना है कर लीजिए आप, बाकी आपको वर्क सब पे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैंने जो आरटीआई से जो पेपर 2 जीएस पेपर 2 का मंगवाया है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और ऑप्शनल का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने कॉपी मंगवाया आरटीआई से, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनका ऑप्शन ज्योग्राफी है, ताकि एक पता चल पाए कि कैसे मार्किंग होता है, और हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी की मार्किंग कैसे होती है भी एक आइडिया आपको लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो मैंने कॉपी, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने जो ये आरटीआई से कोई मंगवाया है इसका मैंने क्या क्या प्रोसेस अपनाया था, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती है आरटीआई से कॉपी मंगवाने में, बहुतों को कॉपी आता भी नहीं है। तो आपको क्या क्या करना होगा इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।